डॉक्टर खुशबू वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। आज हम यहाँ BMTC 132 टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अवकलन समीकरण, जिसका खंड 1 है 2 या 3 चरों वाले फलन। इसकी पहली इकाई जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें देखनी है हमें। 2 डायमेंशन हम पहले ही BMTC 131 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके बारे में हम कैसे उसे एक्सटेंड करेंगे, कैसे आपस में रिलेट करेंगे, उसके बारे में आप यहाँ देखिए। तो इस इकाई का उद्देश्य है सबसे पहले कि 3D समझ में किसी भी बिंदु को कैसे हम निरूपित करें, कैसे हम देख पाएँ कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, किसी रेखा की दिक्भुजाएँ और उसके दिक् अनुपातों के बारे में हम डिस्कस कर पाएंगे, किसी रेखा के समीकरणों के नॉर्मल रूप, प्राचलित रूप या दो बिंदु के रूप में हम कैसे उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, किसी समतल के समीकरणों के 3 बिंदु रूप, अंतःखंड रूप या प्रसामान्य रूप में प्राप्त कर पाएंगे, एक बिंदु और एक समतल के बीच की दूरियों को ज्ञात कर पाएंगे, रेखाओं या दो समतलों या एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कार्तीय निर्देशांक पद्धति क्या है। तो उसमें सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि 2D में क्या था। 2D में हम क्या 2 डायमेंशन रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर 2D भी कहा जाता है, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 रेखाओं की जरूरत पड़ती थी, और इन रेखाओं की स्थिति ये होती थी कि ये एक दूसरे से लंबवत होते थे। जो आपका क्षैतिज रेखा के पैरेलल होता था उसको हम एक्स एक्सिस से निरूपित करते हैं, और जो हमारा लंबवत रेखा होती है उसे हम वाई एक्सिस से निरूपित करते हैं। और अगर इसे किसी समतल में आप अगर देखेंगे तो ये किसी भी समतल को 4 भागों में विभाजित कर देता था, जिन इन भागों को हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश कहते थे, जिसकी अपनी एक साइन था कि प्रथम चतुर्थांश में जो भी एलिमेंट्स होंगे या जो भी नंबर्स होंगे उनका साइन, उनके चिन्ह धनात्मक ही होंगे। सेकंड में क्या होगा, एक्स एक्सिस के एक्स का चिन्ह धनात्मक होगा, वाई का एक्स का ऋणात्मक होगा, वाई का धनात्मक होगा। इसी तरह उसमें सभी चतुर्थांशों के जो कोऑर्डिनेट, जो भी वहां पे पॉइंट्स हम निरूपित करते थे, उनके साइन डिसाइड होते थे कि कैसे होगा। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं 3D के बारे में कि हम 3D किस तरह से डिफाइन करें। तो 3D 2D के समान 3 डायमेंशन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, जिनकी स्थिति क्या होगी, ये परस्पर एक दूसरे से लंबवत ही होंगे। तो 2D के ही नियम में अनुसार 3D में भी ये आपस में ही लंबवत होंगे, जैसा कि चित्र संख्या 1 के काम में आपको दिखाया गया है। आप अपने हाथों को, दाहिने हाथों की पहली 3 उंगलियों से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर कि जिसकी पोजीशन चित्र संख्या ख में दिखाया गया है। तो 2D में रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए हमने दो वेरिएबल यहाँ पर लिए थे, एक्स एंड वाई, जिसको हमने एक क्षैतिज को एक्स एंड वर्टिकल को वाई से रिप्रेजेंट किया था। 3D में हम एक और यहाँ पर वेरिएबल इंक्लूड करते हैं, जो आपका जेड एक्सिस है। जेड की परस्पर स्थिति यही होगी कि ये एक्स और वाई से पर लंबवत ही होगा। तो अगर आपने चित्र संख्या ख में आप पोजीशन देखें तो यहाँ पर आपका अंगूठा जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी 2 उंगलियां जो एक ही समतल में है वो एक्स और वाई को निरूपित कर रही है। तो 2D से 3D के लिए हमें 3 रेखाओं की यहाँ पर जरूरत है, और 2D की तरह ही जैसे वो दोनों रेखाएं आपस में जिन जगह पर प्रतिच्छेद करती थी उसको हम मूल बिंदु से निरूपित करते थे, यहाँ पर भी तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगी, वही बिंदु ओ हमारा मूल बिंदु होगा। और 2D की तरह ही जैसे कि 2 डायमेंशन में ही द्विमिमीय निर्देशांक पद्धति में ही जैसे कि समतल को हम रेखाओं ने 4 भागों में डिवाइड किया, यहाँ पर ये तीनों ही रेखाएं आप किसी 3 डायमेंशन, किसी भी स्पेस, किसी भी पर्टिकुलर एरिया को 8 भागों में डिवाइड करती है। उसका प्लेस वैल्यू आप उसका रिप्रेजेंटेशन आप इस दूसरे स्लाइड में देख सकते हैं, चित्र संख्या 2 में, कि वो कौन कौन से होंगे। तो उदाहरणतः अगर हम सोचें कि कोई एक हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया है कि एक हमने बिंदु लिया है 4, 2 और 5। तो 4 और 2, 5 को अगर हमें किसी 3D डायमेंशन में किसी भी पॉइंट पे अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन 4 और 2 और 5 का ये ऑर्डर्ड पॉइंट है, बिंदु है, जिसमें 4 क्या होगा, ये एक्स इसके से मूल बिंदु से दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 क्या है, वो मूल बिंदु से वाई एक्सिस के पर स्थित बिंदु की दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 5 क्या है, वो जेड एक्सिस से मूल बिंदु के बीच की दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो अगर सिर्फ 4 को यहाँ पर हम रिप्रेजेंटेशन देखें कि वो एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट कहाँ है, तो यानी कि हम 4.4,00 की प्लेस वैल्यू हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, वो कहाँ पर है। तो एक्स एक्सिस पे यानी कि हमें कितनी दूरी पर जाना होगा, 4 दूरी पर, 4 यूनिट दूरी पर जाना होगा, और वो जो भी कोई पॉइंट होगा वो 4.00 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसी तरह 0 टू 0 को अगर हमें की प्लेस वैल्यू हमें देखनी है तो वो कहाँ है, तो यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट 0 है, जेड की तरफ 0 है, सिर्फ वाई की तरफ 2 यूनिट जाना है हमें। तो 0 आपका वाई एक्सिस पे पॉइंट पर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसी तरह अगर हम 005 को की प्लेस वैल्यू देखना चाहें, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस से रिप्लेसमेंट 0 है मूल बिंदु से, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट 0 है मूल बिंदु से, सिर्फ जेड एक्सिस पे 5 यूनिट अप साइड हमें जाना है। तो जो भी यहाँ पर आप चित्र संख्या 4 के खा में आप देख सकते हैं कि सी पॉइंट आपका 005 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात आती है कि 425 कहाँ पर है। तो 425 की प्लेस वैल्यू आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना होगा। हम जो पॉइंट 400 का पॉइंट है जिसको हमने ए से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, 020 को रिप्रेजेंट किया है जिसको पॉइंट बी से, कैपिटल बी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं चित्र संख्या का में, और 005 को आप देखिए ये हमने चित्र पॉइंट सी से रिप्रेजेंट कर रहा है। इन तीनों से होकर गुजरने वाली जो पॉइंट होगा, इनसे हम पैरेलल एक्स एक्सिस से पहले हम एक रेखा खींचेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल रेखा खींचेंगे एंड जेड एक्सिस से पैरेलल रेखा खींचेंगे। तो जो भी पॉइंट यहाँ पर कॉन्साइड जहां पर नेक्स्ट प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो होगा P.425, यही इसकी स्थित प्लेस वैल्यू होगी 3 डायमेंशन में। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को 3D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसकी प्लेस वैल्यू और उसकी प्लेस हम निर्धारित कर सकते हैं। तो इसका स्टेप बाय स्टेप यहाँ 1-2 में देखिए ये चीज लिखा हुआ है कि किस तरह से हमें अंकित करना है। तो बेसिक तरीका यही है कि सबसे पहले हम पॉइंट को एक्स, वाई और जेड एक्सिस में हम डिवाइड करेंगे, उसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे और वहां से फिर उनको पैरेलल रेखाओं को खींचेंगे। जो भी प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो उभयनिष्ठ वही पॉइंट होगा जिसको हम यहाँ पर, जिसकी प्लेस वैल्यू हम यहाँ पर निर्धारित करना चाहते हैं। आगे देखते हैं दिक्कोजाओं के बारे में हमें डिस्कस करना है, जो हमारा इस यूनिट का जो आधार है कि हम ये क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दिक्कोजाएं क्या होती हैं, किस तरह से उसको 3D में हम निरूपित करते हैं, किस तरह से हम देखते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो ये एक चित्र संख्या 6 के का में जो आपको दिख रहा है, ये 3D एक डायमेंशन 3D रिप्रेजेंटेशन है जो एक्स, वाई, जेड एक्सिस से मिलकर बना हुआ है, जहां ओ क्या है, आपका मूल बिंदु है। ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड एक्स क्या है, ये सारी एक्सिस ओ से ही होकर गुजरेंगी क्योंकि ये प्रतिच्छेद बिंदु इसका ओ ही है, मूल बिंदु है। एक्स वाई एक्सिस आपने देख ही लिया है कि ओ एक्स आपकी एक्स एक्सिस है, ओ वाई आपकी वाई एक्सिस है, ओ जेड आपका यहाँ पर जेड एक्सिस है। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एक रेखा हमने ओ से गुजरने वाली किसी भी एक रेखा को हमने खींचा जो कहीं पर 3D में से कहीं से भी होकर जाए, तो ये रेखा धनात्मक एक्सिस, ये सारी जो एक्सिस है ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड जो हमने यहाँ पर नाम लिया है, ये सारी क्या है, ये धनात्मक एक्सिस है। ये अपने अपने एक्स एक्सिस के धनात्मक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही। मैं आपको रिकॉल करना चाहूंगी कि टू डायमेंशन में हमने दिखाया था कि समतल को वो 4 भागों में डिवाइड करता है। तो वहां पर जो ओ एक्स एक्सिस थी वो हमारी पॉजिटिव थी, और ओ एक्स डैश जो भी एक्सिस थी वो एक्स के ऋणात्मक नंबर को रिप्रेजेंट करता था, तो वो ऋणात्मक दिशा थी कि वो ओ एक्स डैश। इसी तरह ओ वाई क्या होगा, आपका वाई के पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओ वाई डैश क्या है, वो उसके ऋणात्मक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ धनात्मक एक्सिस की बात कर रहे हैं, और ये धनात्मक एक्सिस के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं, इसके बारे में आगे हम फिर से हम अंडरलाइन करेंगे कि ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि कुछ फलन, कुछ एक्सिस, कुछ जो हमारे स्पेशल फंक्शंस होते हैं वो नेगेटिव नंबर पर डिफाइन नहीं होते। तो उन्हीं से बचने के लिए यहाँ पर हम सेफ साइड, जो भी हमारा बेस, जो भी नियम हम डिसाइड करते हैं या जो भी नियम दिए जाते हैं, जो भी प्रमेय दिए जाते हैं, वो जनरली आपके पॉजिटिव नंबर्स पे दिए जाते हैं, और वो जो फंक्शंस उन नेगेटिव नंबर्स पे डिफाइन होते हैं उनको वहां पर अंडरलाइन किया जाता है, और जो नहीं होते हैं उनके लिए आपको नेक्स्ट कंडीशंस बताई जाती हैं कि कैसे हम ऋणात्मक नंबर पे हम कैसे उसको एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पर जो हमने बेसिक दिक्कोजाएं के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हमने एक्सिस जो ली है यहाँ पर, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस यहाँ पर ली है। ठीक है, तो सब यहाँ पर जो हमने एक रेखा ली है, रेंडम रेखा ली है, वो एल से रिप्रेजेंट किया, जिसे पिंक यहाँ पर लाइन से देखिए चित्र संख्या का में रिप्रेजेंट किया है गया है आपकी समझ के लिए। ये रेखा
ओ एक्स के साथ, ओ वाई के साथ, ओ जेड के साथ जो भी एंगल बनाती है उसे हम अल्फा, बीटा और गामा, ये ग्रीक लेटर्स हैं, इनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब दिक्कोजाएं क्या होती है, ये जैसे अब एक्स एक्सिस की दिक्कोजा क्या होगी, मान लीजिए ये रेखा एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है, वो एंगल कुछ भी हो सकता है, 0, π/2, π/3, π/4, कोई भी एंगल हो सकता है। तो मान लीजिए वो एंगल जनरल फॉर्मेट में अल्फा एंगल बनाती है, तो इसकी एक्स एक्सिस की जो दिक्कोजा होगी वो कॉस अल्फा होगी। इसी तरह वाई एक्सिस से आपका अगर बीटा एंगल बना रहा है रेखा, तो वो इसी रेखा की वाई एक्सिस की दिक्कोजा कॉस बीटा होगी, और जनरली इसी तरह रिस्पेक्टिवली हम कह सकते हैं कि जेड एक्सिस की कॉस गामा होगी। अब उदाहरण उदाहरण के तौर पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक्स एक्सिस की दिक्कोजाएं क्या-क्या है यहाँ पर, तो एक्स एक्सिस पे आप देखिए आपका जो एंगल होगा वो 0, π/2, π/2 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट है। अगर इनकी वैल्यू देखी जाए तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, वो 1 है। एक यूनिट पे एक्स एक्सिस पे आपका दिक्कोजाएं के बारे में ही एक ही क्यों आया, आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि एक्स एक्सिस की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब वाई पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, जेड पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो यानी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई जेड ऑर्डर पेयर बिंदु को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वाई और जेड का यहाँ पर जो बिंदु होंगे वो 0 0 होंगे, और एक्स पर हम एक यूनिट जा रहे हैं तो वो 1 से रिप्रेजेंट होगा। तो यानी जो पॉइंट में अगर वो उस बिंदु की बात की जा रही है, वो 1 0 0 की बात की जा रही है। इसका मतलब एंगल क्या होगा हमारा, cos 0, cos π/2 एंड cos π/2 अगेन फॉर जेड के लिए। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू 1 है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक की cos 0 की वैल्यू 1, cos π/2 की वैल्यू 0 एंड cos अगेन π/2 की वैल्यू 0। तो हमारी जो एक्स एक्सिस की दिक्कोजाएं है वो है 1 0 0। तो यहाँ पर इसी तरह वाई एक्सिस की अगर डिफाइन करनी होगी, तो हमारी जो दिक्कोजाएं होंगी वो होगी 0 1 0। जेड एक्सिस की जो दिक्कोजाएं होंगी वो एक हमारे यहाँ पर होंगी वो 0 0 1। अब एक जनरल रेखा के रेखाओं को अगर यहाँ पर मूल बिंदु से होकर गुजारा जा रहा है, उसकी दिक्कोजाएं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करें, तो आप देखेंगे कि वो फिर से ही एक्स एक्सिस की अगर दिक्कोजा निकालने की कोशिश करेंगे, तो वह फिर से ही एक्स अल्फा के एंगल 0, एक्स एक्सिस की ही मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, वाई की एंगल π/2 एंड जेड का एंगल एंगल अगेन π/2 ही आएगा, और वो कॉन्साइड होकर 1 0 0 ही आएगा। तो किसी भी रेखा की यहाँ पर एक परिभाषा के रूप में अब हम एक लाइन जनरलाइज कर सकते हैं कि किसी भी रेखा की दिक्कोजाएं उस रेखा और निर्देशांक अक्षों के बीच की धनात्मक दिशाओं के बीच के कोणों की कोजाएं ही होती हैं। तो वही जो अभी हमने मैथमेटिकली डिस्कस किया कि एक हमने रैंडम लाइन एक्स एक रैंडम लाइन एल लिया, और इससे धनात्मक जो भी एक्सिस थी ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, इसके बीच में जो एंगल था उनको नाम अल्फा बीटा गामा दिया, और दिक्कोजाएं डिफाइन करने के लिए हमने कॉस लिया कि हर एक एंगल की जो कॉस वैल्यू होगी वही यहाँ पर दिक्कोजाएं को रिप्रेजेंट करेगी। तो परिभाषा 1 हमारा हमारा यही रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिक्कोजाएं के बारे में बताया जा रहा है कि यदि कोई रेखा एक्स और वाई एक्सिस क्रमशः π/4 π/3 एंगल यहाँ पर दे रखा है, बीटा और गामा की वैल्यू दे रखी है, तो उसके सॉरी एक अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, तो उसके द्वारा जेड एक्सिस से बनाया हुआ कोण क्या होगा, ये भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इन कोजाओं का आपस में रिलेशन होता है। अगर 2 की वैल्यू हमें पता है तो हम तीसरे की वैल्यू भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो वो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें एक्स एक्सिस की अल्फा का एंगल दे रखा है π/4, बीटा का एंगल π/3 दे रखा है, तो गामा का एंगल क्या होगा यहाँ पर, तो ये रिलेशन है कि cos अल्फा स्क्वायर प्लस cos बीटा स्क्वायर प्लस cos गामा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ही 1 होगी। ये हमारी एक सर्व समीका है या एक आइडेंटिटी है, आप समझ सकते हैं कि अगर हमें 2 की वैल्यू पता है तो हम तीसरे की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इस रूल से cos गामा की वैल्यू यहाँ पर +-1/2 आई, जिसका एंगल वैल्यू अगर देखा जाए तो ये π/3 या फिर 2π/3 है। अब आप यहाँ पर देखिए इन दिक्कोजाएं के बारे में, तो चित्र संख्या 7 में इस लाइन को रिप्रेजेंट किया गया। इस लाइन को भी हम सेट कर सकते हैं, अगर 2 एंगल दे रखा हो कि वो लाइन कहाँ से किस एंगल से 3D में होकर जाएगी। तो यानी कि 2D में अगर वो लाइन है तो 3D में उसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर कैसे होगा, वो इस नियम से हम इसका कोजाओं के नियम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एकदम सटीक लाइन खींच सकते हैं कि वो कहाँ से होकर जा रही है। नेक्स्ट 3 संख्याएं, परिभाषा 2 पर गौर करिएगा। 3 संख्या ए बी सी दिक्कोजाएं LMN वाली एक रेखा के दिक् अनुपात कहलाते हैं। यदि किसी k बिलोंग्स टू R एक रियल नंबर के लिए a की वैल्यू KL, b की वैल्यू KM और c की वैल्यू KN हो। अब एक उदाहरण के तौर पे इसको परिभाषा में आपने देखा, उदाहरण पे देखते हैं कि अगर किसी रेखा की दिक्कोजा 1/√2, 1/2 और 1/2 है,
तो √2 1 और 1 उसके दिक अनुपात होंगे, ए बी उसके रिस्पेक्ट में ए बी सी ये वैल्यू होगी। यहाँ पर हमने दिक को ज्याओ को एलएमएन से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इसके रिस्पेक्ट में कहने का मतलब यही है कि इसके रिस्पेक्ट में आपको एक यूनिक ए बी सी जरूर मिलेगा। तो अगर वैल्यू 1/1 √2 1/2 1/2 है, तो इसके रिस्पेक्ट में ए बी सी की वैल्यू √2 1 1 जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि यदि कोई रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है और ए बी सी उस पर कोई बिंदु है, पी पॉइंट उस रेखा पर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, तो हमें ये दिखाना है कि ए बी सी रेखा एल के दिक अनुपात है। तो यहाँ पर देखिए पी की जो प्लेस वैल्यू है ए बी सी, पी का पॉइंट क्या है ए बी सी, यानी कि एक्स एक्सिस से एक यूनिट दूर है, वाई एक्सिस से बी यूनिट दूर है और सी से ये सी जेड एक्सिस से ये सी यूनिट दूर है। तो आप स्लाइड 1 पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पी को कैसे रिप्रेजेंट करना है। हम एक्स एक्सिस से पैरेलल एक यूनिट पे लाइन खींचेंगे, वाई एक्सिस पे पैरेलल बी यूनिट पे लाइन खींचेंगे, जेड एक्सिस के पैरेलल सी यूनिट पे लाइन खींचेंगे। दोनों पॉइंट जहां पे कॉन्साइड होंगे वही हमारा उभयनिष्ठ पॉइंट पी होगा, जो यहाँ पर पी पॉइंट दिखाया गया है। अब मान लीजिए ओपी की वैल्यू यहाँ पर हमने रेडियल एक्स इसकी जो डिस्टेंस है ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट किया है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू ये क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज का यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। अगर ओपी की वैल्यू को हम आर ले ले तो एक्स एक्सिस में आपका क्या होगा कि इसका बेस क्या है, ए डिस्टेंस है, और इसका ओ से पी आपका जो कर्ण है उसकी लंबाई यहाँ पर आर रिप्रेजेंट कर दे, तो कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/r। इसी तरह कॉस बीटा की वैल्यू आप देखिए एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन जाएगा जिसका कर्ण r है और बेस आपका b है, तो कॉस बीटा की वैल्यू b/r और कॉस गामा की वैल्यू c/r हो जाएगी। तो और वैसे भी आपको पता है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है, ये दिक हो जाए, इसको हम lmn से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे रिप्लेस करेंगे तो l की वैल्यू a/r, b की वैल्यू m की वैल्यू b/r और n की वैल्यू c/r हमें मिल जाएगी। तो यानी हर एक दिक को जाए के रिस्पेक्ट में हमें ABC एक यूनिक ABC हमें मिल सकता है। यहाँ पर एक रेखा की स्थिति में एक बिंदु समीकरण यहाँ पर आपस में रिलेशन दिया गया है कि x, y, z और ABC एलिमेंट में आपस में क्या रिलेशन है। तो आप देख सकते हैं कि x माइनस a अपॉन l इज इक्वल टू y माइनस b अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस c अपॉन n है, जो कि ये x y z क्या है, जो भी रेखा हमारी दी गई है जिसकी ये एलिमेंट दिक हो जाए हैं उस पर स्थित कोई भी एक जनरल बिंदु है। ABC क्या है, उसके रिस्पेक्ट में उसके दिक अनुपात है। तो अब हम इस एक समीकरण इस रेखा सरल रेखा के समीकरणों का एक ये कैनोनिकल फॉर्म है। इस समीकरण से हमें अगर दिक को ज्वाएं दे रखी होगी तो हम दिक अनुपात निकाल सकते हैं। पॉइंट दे रखा होगा कोई भी दो चीज दे रखी होगी तो यूनिकली हम तीसरे पॉइंट को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो इस पे स्थित कुछ एग्जांपल्स भी देखिए। पहले तो एग्जाम्पल से पहले यहाँ पर इस समीकरण जो भी हमें समीकरण दे रखा है इसका उपयोग देखिए कि इसको हम एक प्राचलिक रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सपोज अगर मान लीजिए ये सारे जो भी हमने यहाँ पर रेशियो दिखाए गए हैं x माइनस ए अपॉन एल, वाई माइनस बी अपॉन एन, जेड माइनस सी अपॉन एन, ये किसी टी से किसी नए कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करें, अगर किसी नए यहाँ वेरिएबल को इंक्लूड करें जो कि आपका रियल नंबर में ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो x की वैल्यू हमारी a प्लस एल टी और y की वैल्यू b प्लस एम टी एंड जेड की वैल्यू c प्लस एन टी मिलेगी। ये क्या है, एक प्राचलिक रूप है। अब प्राचलिक समीकरण से कुछ यहाँ पर अलग नहीं, अपने नाम से ही अपने वर्ड से ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है। प्राचल का मतलब यही हुआ कि यानी x वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पे अब डिपेंड कर रहा है, यानी x की वैल्यू इज डिपेंडिंग ऑन टी, हमारा टी पर डिपेंड कर रहा है। y की वैल्यू आपकी अगेन यहाँ पे एक नया वेरिएबल टी इंक्लूड हो गया। तो आपने ये पिछले यूनिट में हम पिछले पाठ्यक्रम में इस चीज को हमने डिस्कस किया है कि प्राचलिक रूप या उनके मानों को हम कैसे निकालते हैं, कैसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट में हम चेंज करते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि x की वैल्यू हमारी टी पे रिप्रेजेंट करने लगी, डिपेंड करने लगी। तो ये जो समीकरण का युग में है, ये भी यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ये एक प्राचलिक रूप या वन पैरामीटर रूप कहलाता है समीकरणों का। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे आते हैं कि एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यहाँ पर और दी गई है जो आपका मैं ध्यान बताना चाहूंगी, आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि एलिमेंट यहाँ पर जो दिक को ज्वाएं दे रखी है कि ये 0 भी हो सकती है।
तो अगर ये ऐसी स्थिति में हमारा a/0 हो जाएगा, तो इसे हम ये करेंगे कि ये a प्रोपोर्शनल टू 0 है, ना कि इनफाइनाइट, क्योंकि हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी पढ़े हैं कि किसी भी संख्या का न्यूमरेटर अगर कोई भी हो, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो संख्या इनफाइनाइट हो जाती है, या फिर अगर a भी 0 हो जाए, 0/0, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में हो जाती है। तो यहाँ पर वो स्थिति नहीं होगी, क्योंकि ये अनुपात है, तो हम ये कहेंगे कि अगर इसका दिक् को जाए a के रिस्पेक्ट में 0 हो जा रही है, तो यानी इसका दिक् अनुपात इसका प्रोपोर्शनल है 0 के। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम उदाहरण नंबर 4 पे आपका ध्यान लाना चाहेंगे कि मान लीजिए हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, -353 और 243, और इससे होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण ये है, तो कैसे हम इसमें एबीसी या इसे समीकरण को हम कैसे ये प्रूफ कर पाएंगे कि ये यही इसका समीकरण है, इसको जरा हम चेक करते हैं। देखिए, तो अगर हमें दिया गया है कि पॉइंट -353 पहला पॉइंट है और 2 4 3 दूसरा पॉइंट है, और इन दोनों बिंदुओं से होकर कोई रेखा होकर जा रही है, तो इसका समीकरण क्या होगा? x+3 पहला पॉइंट क्या करेंगे? x-a करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह ऋणात्मक है, तो x-3 वो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर y-5 z-3 अपॉन 2 + 3 4-5 एंड 3-3, इससे रिप्रेजेंट किया हमने। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे दोनों को इक्वल करके, फर्स्ट 2 रेशियो को एक साथ लेकर और लास्ट 2 रेशियो को एक साथ लेकर आप सॉल्व करेंगे, तो आपको मिलेगा x + 5y = 22 एंड z की वैल्यू 3। तो जो कि आपका समीकरण में देखिए यही प्रूफ करने को कहा गया था कि ये चीज है। अब किसी 3 अगर असंरेख बिंदु हैं, 3 जो एक रेखा, असंरेख से मतलब यही है कि एक रेखा में अगर नहीं है, जो कि x1 y1 z1 होगा, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 है, और ये एक रेखा से हम इनको एक रेखा से इनको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो समतल में है या नहीं है, इसको प्रूफ करने के लिए एक यहाँ पर डिटर्मिनेंट, एक सारणिक फॉर्मूला दिया गया है, जो कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 10 से रिप्रेजेंट किया गया है कि अगर ये एक ही समतल में होंगे तो इनका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा, अदरवाइज इनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। तो उदाहरण नंबर 5 में देखिए 3 बिंदुओं को दिया गया है, और ये कहा गया है कि इन बिंदुओं से होकर जाने वाले समीकरण को यहाँ पर बताइए। तो इन बिंदुओं से होकर जाने वाले समीकरण का एग्जाम्पल नंबर 10 में यही है। अगर x-y-z1 को हमने यहाँ पर किसी नंबर से रिप्लेस नहीं करेंगे, 3 बिंदु यहाँ पर लिए गए हैं, अगर इन किसी बिंदुओं से हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो ये क्या करेगा कि मुझे एक समीकरण रिप्रेजेंट एक देने लगेगा रिजल्ट में, क्योंकि हमें पता है कि 3 बिंदु से होकर जाने वाली 3 बिंदु अगर एक ही समतल में होंगे, तो हमें एक जो समीकरण मिलेगा उसमें अगर इन बिंदुओं को हम रखेंगे, तो वो बिंदु हमारा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पर 0 होगा। अगर अब इनका समीकरण निकालना होगा, तो यानी x-y-z1 को हम किसी भी नंबर से रिप्लेस नहीं करेंगे। x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 का यहाँ पर हम तीनों नंबरों का यहाँ पर हमने रख दिया। इससे होकर गुजरने वाली जो अगर समीकरण को निकालना होगा, तो यानी डिटर्मिनेंट 0 करके हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये हमें x-y-z में एक रिलेशन मिलेगा। अगर यहाँ पर हमें ये पूछा जाए कि इससे ये 3 बिंदु के अलावा एक चौथा बिंदु बताइए, जो ये चारों बिंदु हम एक समतल में ही हो, ऐसा कोई बिंदु बताइए, तो यानी हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट, एक ऐसा x-y-z की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है जो इस समीकरण को यहाँ पर सेटिस्फाई करे, जो इस डिटर्मिनेंट को यहाँ पर 0 कर दे। तो एक हमने जनरल समीकरण यहाँ पर दे दिया, 2x + 3y - 3z = 5। अब ये हम बता सकते हैं कि इस x-y-z को यहाँ पर रखने के बाद जो पॉइंट इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, वो सारे पॉइंट एक ही समतल में होंगे, और उन्हीं समतल में ये पॉइंट जो हमें यहाँ पर उदाहरण नंबर 5 में दिया हुआ है, 1 1 1 1 0 -2 2 1 -1 1 2 1, ये भी होंगे। अब हम बेलनाकार और गोलाकार निर्देशांक पद्धतियों के बारे में देखते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने 2D में देखा था। यहाँ 3D में देखिए हम कैसे किस प्रकार देखते हैं। तो यहाँ पर चित्र संख्या 12 में एक पॉइंट P को रिप्रेजेंट किया गया है। वो P पॉइंट क्या होगा? P के अलावा एक पॉइंट M यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। जो M क्या है? इसका P का बेस पॉइंट है। अब मूल बिंदु से M की जो दूरी होगी, या M जो ये पॉइंट, ये क्या है? इसका मूल बिंदु से जो पॉइंट M से जो बीच की दूरी होगी, इसको हम प्रोजेक्शन, इसका प्रक्षेप कहते हैं। जो इस P पॉइंट का प्रक्षेप होगा किस समतल में? X और Y समतल में। इसी तरह Z और Y एक्सिस Z और Y समतल में अगर हमें देखना हो, तो P से लंबवत जो दूरी होगी, जो उसका बेस पॉइंट होगा, और उसको अगर कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मूल बिंदु से N के बीच की जो दूरी होगी, वो कहलाएगी प्रोजेक्शन।
किस समतल में, जेड और वाई एक्स समतल में। तो आप इसी तरह आप 3 धनात्मक यहाँ पर प्रोजेक्शन पा सकते हैं, जिसमें यहाँ पर आपको चित्र संख्या 12 में एक्स वाई एक्सिस में जो भी इसका पॉइंट पी का प्रोजेक्शन है, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। मान लीजिए ओ से लेकर एम तक की दूरी यहाँ पर अगर आर से रिप्रेजेंट कर लिया, तो एम का यहाँ पर जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा? एम का जो निर्देशांक होगा वो तिर्यक यहाँ पर दूरी आर है, और एक्स एक्सिस से अगर 2D का यहाँ पर 2 डायमेंशन को आप रिकॉल करें, तो अगर रेडियल वहां पर डिस्टेंस आर होती है और इस रेडियल डिस्टेंस की एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस पॉइंट का जो वहां पर निर्देशांक होता था वो आर थीटा होता था। क्योंकि यहाँ पर हम 3D की बात कर रहे हैं और समतल एक्स वाई की बात कर रहे हैं, यानी जेड यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर जेड वेरिएबल हमारा 0 होगा, तो एम के जो निर्देशांक होंगे वो आर थीटा 0 होंगे। अब इसी तरह m का निर्देशांक निकालने के बाद अब p के निर्देशांक के बारे में बात करते हैं। तो m से लेकर p तक की जो अब यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमारी अगर स्मॉल z है, तो p निर्देशांक क्या होगा? r थीटा एंड z। यही हमारा क्या होगा? यहाँ पर बेलनाकार निर्देशांक है कि r थीटा z, यहाँ पर यानी कि प्रोजेक्शन रेडियल डिस्टेंस इस पॉइंट का r होगा, x एक्सिस से एंगल इसका थीटा होगा, और इसके प्रोजेक्शन से वर्टिकल जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ पर z होगी। तो कार्तीय से बेलनाकार में परिवर्तन, और अगेन फिर से उसको कार्तीय में परिवर्तन का जो रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 12 और 13 में दे रखा है कि इसमें रिलेशन क्या होगा। जो 2D में रिलेशन था कि रेडियल डिस्टेंस आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है, वो यहाँ पर सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर हमने उसको 2 डायमेंशन में ही कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू निकाली है। टेन थीटा की वैल्यू वहां पर वाई बाई एक्स होती है, जो कि यहाँ पर भी है टेन थीटा की वैल्यू, क्योंकि ये जो भी आर डिस्टेंस है और थीटा एंगल है, अगर इसको आप एक्स एक्सिस पे एक लंबवत रेखा खींचे तो ये एक समकोण त्रिभुज का निरूपण करता है, और tan थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये वाई एक्स की वैल्यू आएगी, और जेड यहाँ पर अनचेंज है, इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, वो जेड ही वैल्यू ली गई है। तो बेलनाकार जो निर्देशांक होंगे वो आपके आर थीटा, बेलनाकार किसी आकृति को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हमें यहाँ पर निर्देशांकों की जरूरत होगी वो आर थीटा जेड की जरूरत होगी। अब गोलाकार निर्देशांकों को बेलनाकार निर्देशांकों में परिवर्तित करने के लिए अब यहाँ पर किस निर्देशांकों की जरूरत होगी, तो उसको देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ही इस फॉर्मूले को लिख दिया गया है कि आर की वैल्यू रो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू फाई होगी, जेड की वैल्यू रो कॉस थीटा ही होगी। ये इसका रिप्रेजेंटेशन पिछले चित्र में अगर आप देखें तो यहाँ पर आर की वैल्यू को क्या है रिप्रेजेंट करने के लिए एक रो थीटा की जरूरत पड़ेगी, थीटा की वैल्यू फाई से रिप्रेजेंट की गई है, जेड की वैल्यू रो थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है। इनकी इस रो फाई और रो फाई यहाँ पर जो दो नए वेरिएबल, थीटा तो ऑलरेडी हमने पहले ही देखा है कि tan इनवर्स y बाई एक्स होता है। रो और फाई जो हमने यहाँ पर वैल्यू इंक्लूड की है, इनकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ नंबर 2 में देखिए उसको रिप्रेजेंट किया गया है कि रो की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वैल्यू होगी, फाई की वैल्यू कॉस इनवर्स जेड बाई रो होगी, और थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रो साई भी होगी। थीटा की वैल्यू ऑलरेडी आपने tan थीटा y बाई एक्स से भी निकाल रखा है, y और x से भी हम निकाल सकते हैं, और y को अगर आपने रिप्लेस कर दिया तो डिपेंडिंग ऑन रो और साई पर भी हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो गोलाकार निर्देशांक हमारे रो साई थीटा होंगे, और गोलाकार निर्देशांकों को कार्तीय निर्देशांकों में रिप्रेजेंट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए इस स्लाइड में आपने देखा कि हम कैसे बेलनाकार से गोलाकार निर्देशांकों को कैसे रिप्रेजेंट करें, और कार्तीय निर्देशांकों को कैसे हम गोलाकार में रिप्रेजेंट कर सके, और अगर गोलाकार निर्देशांक दे रखे और हमें डायरेक्ट कार्तीय निर्देशांक निकालना हो तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हम कैसे रो फाई और थीटा के की हेल्प से कैसे निकाल पाएंगे, इस स्लाइड में ये चीजें रिप्रेजेंट की गई है। अब आते हैं हम n डायमेंशन से r पर कोई भी फलन डिफाइन किया गया हो, जहां पर n की वैल्यू इस चैप्टर में इस यूनिट में फिक्स कर दी गई है कि वो 2 और 3 ही होगी, यानी 2 डायमेंशन से रियल एक्सिस पे 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में डिफाइन कोई फलन होगा तो हम उसे कैसे उन फलनों की क्या खास बात होगी उसके बारे में देखिए। कितने उसमें एक 2 डायमेंशन है तो इसका मतलब 2 वेरिएबल होंगे, 3 डायमेंशन तो यानी उसमें 3 वेरिएबल होंगे, कैसे उनकी कॉन्टिन्यूटी, कैसे उनकी डिफरेंशियबिलिटी हम कैसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्या होगी वैल्यू, उसके बारे में आइए देखते हैं। तो पहले तो परिभाषा में दे रखा है कि ये फंक्शंस कैसे फंक्शंस हमने लिए हैं, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शंस हम लेंगे, वो फंक्शंस क्या होंगे, किस तरह से डिफाइंड होंगे वो देखिए यहाँ पर
कि 3 चरों, पहले हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं कि कोई फंक्शन जो R3 से R पर डिफाइंड होगा वो कैसा होगा। तो 3 चरों वाला एक वास्तविक फलन f एक ऐसा नियम है जो R3 के एक समुच्चय में प्रत्येक ऐसे पॉइंट्स जो यहाँ पर त्रिक पॉइंट यहाँ पर दे रखा है एक्स वाई जेड को अद्वितीय वास्तविक संख्या में संयोजित कर देगा। तो एक सिंपल लैंग्वेज में यानी कि हम एक ऐसे फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं जिसका डोमेन आपका R3 है और वो को डोमेन आपका R है, यानी कि 3 डायमेंशन से किसी पॉइंट को हम लेकर उसको 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो 3 डायमेंशन में यानी कि वो एक्स वाई जेड में कोई पॉइंट होगा और उसको 1 डायमेंशन में यानी एक कांस्टेंट फॉर्मेट में हम उसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह 2 डायमेंशन में क्या होगा कि उसका डोमेन में हम जो भी पॉइंट्स लेंगे वो एक्स और वाई पर डिपेंड करेगा और उसको हम 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर देंगे, कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देंगे। और ये सारे फलन कौन से होंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ पर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कुछ नोट दिया गया है कि 3 चरों वाले फलनों का अर्थ है कि उस फलन का प्रांत, यहाँ पर वही चीज है कि उसका डोमेन R3 होगा, 3D कंप्लीट R3 होगा और उसका जो भी कोडोमेन होगा वो R होगा। इसी तरह 2 चरों वाले फलन का जो डोमेन होगा वो R2 होगा। तो ये इस यूनिट में फिक्स कर दिया गया है कि डोमेन 3D या 2D ही लिया जाएगा। वो वेरिएबल 2 है तो यानी कि डोमेन आपका R2 है, अगर वेरिएबल 3 है तो डोमेन आपका R3 है। कुछ उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं कुछ फंक्शंस के बारे में, जैसे कि उदाहरण नंबर यहाँ पर 1 देखिए कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई साइन एक्स प्लस साइन वाई। यहाँ पर क्या है, 2 वेरिएबल लिया है एक्स एंड वाई थी, यानी ये फंक्शन एक्स वाई ये एक ऐसा फंक्शन है जो R2 से R पर डिफाइन होगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 2 में फंक्शन एक्स वाई जेड हमने लिया √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 3 वेरिएबल इंक्लूडेड है। तो यही चीज यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि इसका प्रांत अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर एक्स वाई जेड जेड भी इंक्लूड किया गया है, तो ये 2D नहीं है, 3D को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो भी कोई फंक्शन है वो R3 इसका R3 से डिफाइंड है, जो कि R पर R तक जाएगा, जो पर्टिकुलर R की वैल्यू पर डिफाइंड होगा। तो इस तरह से हम फंक्शंस को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं इकाई 2 पर, जो आपकी सीमा और सांतत्य पे डिफाइन किया जाता है, जो कि हमने 2 डायमेंशन में ऑलरेडी यूनिट पहले के पाठ्यक्रम में ये चीज चर्चा किया है। आइए हम 3D में इसको हम कैसे देखेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो इस यूनिट में सबसे पहले है कि वास्तविक मान के फलनों की सीमाएं क्या होगी। कोई जो फलन है अगर वो रियल वैल्यूड है तो उनकी सीमाएं क्या क्या होंगी। तो उसको परिभाषा 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखिए क्या है कि मान लीजिए कोई बिंदु ए के इर्द गिर्द एक फंक्शन है जो कि ओपन इंटरवल a माइनस एच ए प्लस एच पर वो पॉइंट हमारा यहाँ पर डिफाइंड है, और कोई भी फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं वो a माइनस एच ए प्लस एच से लेकर क्योंकि हमने यहाँ वास्तविक फंक्शन लिया है वो r तक डिफाइंड है। तो इसका हम क्या कहेंगे कि फंक्शन एप्सिलॉन और डेटा यहाँ पर डिफाइन की गई है कि कोई भी जो पॉइंट ए है वो एक्स की ओर प्रवृत्त कब करेगा। यहाँ पर रिलेशन है, सीधे मैं लास्ट लाइन बोल रही हूँ कि वो रिलेशन क्या है कि अगर एक्स माइनस ए की वैल्यू 0 से डेल्टा के बीच में होगी, यानी मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स ए की वैल्यू लेस देन डेल्टा होगी, और एट द सेम टाइम फंक्शन की वैल्यू माइनस एल एफ फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स माइनस एल की वैल्यू मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी। एप्सिलॉन एंड डेटा का क्या रिलेशन है अभी वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन जैसे जैसे हम एक्स पॉइंट ए या एक्स पॉइंट हमारा ए की तरफ अप्रोच कर रहा है, फंक्शन भी हमारा एफ एक्स हमारा एल की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो अब ये कह सकते हैं कि फंक्शन की x टेंस टू ए जैसे जैसे x हमारा कोई भी फंक्शन पे पॉइंट अगर x है a की तरफ अप्रोच करते हुए, अप्रोच करने का मतलब उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है अगर, तो फंक्शन की वैल्यू l लिमिट आपकी l की तरफ अप्रोच तब करेगी जब हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा वहां पर एग्जिस्ट करेगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ऐसा सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि ये एल पॉइंट हमारा फंक्शन का लिमिट है। किस पॉइंट के लिए? x टेंस टू ए के लिए। तो ये सिर्फ लिमिट वैल्यू है। और अगर यही पर कॉन्टिन्यूटी की बात की जाए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, इसको डिफाइन करने के लिए हम यही कहेंगे कि ये एल पॉइंट अगर फंक्शन की वैल्यू ये एल की वैल्यू जो भी यहाँ पर हमने निकाली है, अगर इस पॉइंट एल की वैल्यू एफ ऑफ ए के बराबर हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये ए पॉइंट हमारा फंक्शन इस पॉइंट ए पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस भी होगा।
तो ये तो थी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो हमने ऑलरेडी पहले देख रखी थी, वो फिर से हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि लिमिट वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर फलन की सीमाएं जो है, सीमाओं के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी से एक स्टेप पहले, कि फंक्शन की ये हमारी लिमिट होगी जो कि x टेंस टू a जाने पर l वैल्यू हो जा रही है। अब हम R2 या थ्री डी डायमेंशन में बात करें तो क्या होगा कि मान लीजिए हमने प्रांत इस बार RL लिया जहां पर n की वैल्यू 2 और 3, तो इस पॉइंट पर हम कहेंगे कि x पॉइंट हमारा a की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। कब? जब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में देखिए रिलेशन डायरेक्ट दे रखा है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस a की वैल्यू लेस देन डेल्टा होगी, एट द सेम टाइम fx की वैल्यू माइनस l मॉडुलस ऑफ लेस देन एप्सिलॉन होगी। तो इस पे हम यही दोनों को परिभाषाओं को कंपेयर करके यही कह सकते हैं कि इस परिभाषा में भी व्यापक रूप से आपका जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन पर निर्भर करेगी। परिभाषा में एक में आपका मॉडुलस दिया गया है और यहाँ पर नॉर्म लिया गया है, नॉर्म ऑफ x माइनस ए। इसका मतलब यही है, टिप्पणी 2 में आप देखिए यही डिफाइन किया गया। आप दोनों डेफिनेशंस को, आप इक्वेशन नंबर 2 जो दे रखा है और परिभाषा 1 में जो इक्वेशन दे रखी है, अगर आप कंपेयर करें तो आपने देखा कि वहां पे मॉडुलस दे रखा है, यहाँ पर हमने नॉर्म ले रखा है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखिए। नॉर्म की वैल्यू में हम जेड एक्सप्लेन किया गया है कि देखिए क्या है कि प्रतिबंध x माइनस ए नॉर्म ग्रेटर देन 0 का मतलब यही है कि x और a के बीच की दूरी 0 से अधिक है। यानी ये तो सीमाओं का बेसिक ही नियम है कि हम क्या कहते हैं, x टेंस टू a, नॉट एट इज इक्वल टू। हम x को a के बराबर नहीं कहते, x टेंस टू a, यानी x a की तरफ जा रहा है। और किसी भी पॉइंट पे अगर आप चेक करें तो यानी कि x और a के बीच की जो दूरी है, कुछ ना कुछ दूरी रहेगी। वो दूरी क्या है, वो डिफरेंस क्या है, वो यहाँ पर डेल्टा है। इसी तरह एट द सेम टाइम फंक्शन भी l की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, l के इक्वल नहीं होगा, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पर एप्सिलॉन है। ये दोनों ही बहुत ही छोटे होंगे बट इक्वल टू 0 नहीं होंगे। तो वही चीज दी है कि ये दूरी 0 से अधिक है, इसीलिए ग्रेटर देन 0 लेफ्ट हैंड साइड में कंडीशन दे रखा है। यानी कि x और a दोनों ही यहाँ पर x की वैल्यू a के बराबर नहीं है, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अगर हम इस a पॉइंट को यहाँ पर इस जगह से, इस डेफिनेशन से हटा दें, या इस इक्वेशन जो हमने कंडीशन यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस पॉइंट को यहाँ पर इस इंटरवल से हटा लें, तो ये जो हमारा इंटरवल, ओपन इंटरवल a माइनस एच a प्लस एच हमने यहाँ पर डिफाइन किया गया, ये हमारा इंटरवल यहाँ पर डिलीटेड नेबरहुड कहलाएगा। डिलीटेड नेबरहुड का मतलब यही होता है कि जो इसका सेंटर पॉइंट है या यहाँ पर एब्सेंट है, बाकी सारे पॉइंट्स है बट सेंटर पॉइंट यहाँ पर वो नहीं है। अब सीमाओं के कुछ बीजगणितीय नियम तो हम देखते हैं कि टू डायमेंशन और 3 डायमेंशन में क्या डिफरेंस है। तो मान लीजिए आपका प्रांत यहाँ पर Rn है, ठीक है। तो इक्वेशन और f और g हमने यहाँ पर दो फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। पहला फंक्शन fx जो x टेंस टू a जाने पर l लिमिट आ रही है, और दूसरा फंक्शन x टेंस टू a जाने पर m लिमिट आ रही है। और किसी फिक्स वैल्यू अल्फा या फिर कहें कि किसी कांस्टेंट से अगर इस फंक्शन पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले हम लिमिट निकालें या बाद में लिमिट निकालें, तो वो भी वैल्यू हमारी सेम ही होगी। इसी तरह x टेंस टू a f प्लस माइनस g अगर लें, फंक्शंस को पहले ऐड करने के बाद लिमिट निकालें या पहले लिमिट निकालने के बाद उनको ऐड करें, तो दोनों की वैल्यू तब भी सेम रहेगी। इसी तरह थर्ड, मल्टीप्लाई करने के बाद लिमिट निकालें या लिमिट निकालने के बाद मल्टीप्लाई करें, तो भी वैल्यू अनचेंज रहेगी। फोर्थ में अगर फंक्शनों को आपस में डिवाइड करने के बाद लिमिट निकालें या लिमिट निकालने के बाद उनको डिवाइड करें, तो भी वैल्यू सेम रहेगी। बस कंडीशन ये है कि m की वैल्यू नॉन जीरो हो, ताकि वो फंक्शन इनफाइनाइट ना हो। तो ये हमारा सीमाओं का बीजगणितीय नियम था। प्रमेय 2 में भी यही जो हमने सीमाओं के जो भी अभी नियम पढ़ा प्रमेय 1 का, उसी को ही जनरलाइज फॉर्मेट n के फॉर्मेट में दे रखा है कि क्या होगा। प्रमेय 3 पे देखिए कि अगर कोई फंक्शन fx दे रखा है जिसकी लिमिट वैल्यू l है, तो ये फंक्शन हमारा बाउंडेड कब होगा, उसके लिए यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि मान लीजिए दो संख्याएं स्मॉल m कैपिटल M ऐसी मिलती है जिनका अस्तित्व हो, और फंक्शन हमारा इस तरह से लिखा जा रहा है कि फंक्शन ग्रेटर इक्वल्स टू स्मॉल m है और लेस आर इक्वल्स टू कैपिटल M है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा बाउंडेड होगा। बशर्ते शर्त यही है कि m और m है यहाँ पर, स्मॉल m और कैपिटल M यहाँ पर एग्जिस्ट करें। सॉरी।
वास्तविक मान और फलनों का की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात की जा रही है कि फंक्शन हमारा अभी तक सीमा हमने डिफाइन किया, अब ये कॉन्टिन्यूअस क्या होगा? तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो यहाँ पर एल वैल्यू लिमिट वैल्यू होती है, अगर इस एल की वैल्यू फंक्शन की एट द सेम पॉइंट फंक्शन के वैल्यू के बराबर हो, एफ ऑफ ए के बराबर हो जाएगी, तो हम कहेंगे ए के बराबर हो, अगर हम x टेंड्स टू a पर करें, यानी कि जो लिमिट की वैल्यू l है वो f ऑफ a के बराबर हो अगर, तो हम कहेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। यहाँ पर वही चेंज क्या हुआ 2D और 3D में कि हमने यहाँ पर एक से ज्यादा वेरिएबल्स लिए, तो यहाँ पर 2D वेरिएबल्स को, 2 वेरिएबल्स को देखिए हमने x और y को डिनोट किया, इसी तरह 3 वेरिएबल पर भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी चीज को परिभाषा जो भी मैथमेटिकल आपने पिछले टर्म में देखा कि एल को हमें एफ ऑफ ए बी से या एफ ऑफ ए से रिप्लेस करना है, वही चीज यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि ए और बी पर परिभाषित होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू एफ ऑफ ए बी के बराबर होगी। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है कि प्रतिबंध 2 हमें सिर्फ यही नहीं बता रहा है कि सीमा का अस्तित्व है, बल्कि हमें ये भी बताता है कि ये एफ ऑफ ए के बराबर है। तो आप ये चीज जो यहाँ पर नोट 1 में लिखा है, इसको आप परिभाषा में भी देख सकते हैं कि एल को वहां पर एफ ऑफ ए से रिप्लेस कर दिया गया है, तो एल के बराबर एफ ए है, तभी हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, तभी हम उस डेफिनेशन को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लैंग्वेज में लिखी हुई है, लैंग्वेज में दिया गया है। तो नोट 2 ये रिप्रेजेंट बता रहा है कि आपकी जो परिभाषा, जो मैथमेटिकल कंडीशंस है यहाँ पर जो लैंग्वेज में लिखी हुई है, नॉर्म x माइनस ए लेस देन डेल्टा टेंस टू मॉडुलस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए, ये जो दे रखी है, वही यहाँ पर लैंग्वेज में एक और दो दे रखी है कि एक किसी भी पॉइंट पर फंक्शन हमारा 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, उसके लिए ये 2 कंडीशंस यहाँ पर हमें चेक करनी होगी, और अगर ये दोनों सेटिस्फाई होगा तो कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है एफ ऑफ एक्स वाई इज वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमें ये चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस 0 0 पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि पहला जो हमें यहाँ पर फंक्शन दे रखा है वो 0 0 पे परिभाषित नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन जो यहाँ पर दे रखी है पिछले स्लाइड में आप देखिए कि परिभाषित होना चाहिए, तो ये परिभाषित ही नहीं है, यानी कि अगर x को 0 और y को 0 से यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो 0/0 के फॉर्मेट में आ रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में आ रहा है, अब ये परिभाषित ही नहीं है, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसी तरह नंबर 2 पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख रहे थे 0 0 पर परिभाषित है, क्योंकि वैल्यू को ऑलरेडी यहाँ पर फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर दिया गया है कि जो इसका इनडिटर्मिनेट पॉइंट था उस पॉइंट पर एक्स वाई उसको वैल्यू की फंक्शन की वैल्यू 0 फिक्स कर दी गई है। तो एक ही यहाँ पर प्रॉब्लम थी पहले फंक्शन में, और इस वाले सेकंड फंक्शन में उस पॉइंट पर देखिए आपको फंक्शन ऐसे डिफाइन कर दिया गया है कि किसी भी पॉइंट पर फंक्शन ऐसा नहीं है कि परिभाषित ना हो। तो पहली कंडीशन यहाँ पर पास है कि ये परिभाषित है। अब हम ये चेक करते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 0 पर फंक्शन की वैल्यू इस पे बराबर है कि नहीं। तो हमने ये देखा है कि अगर आप चेक करेंगे तो ये वैल्यू बराबर होगी, एफ ऑफ 0 0 की वैल्यू 0 के बराबर हो रही है यहाँ पर, और फंक्शन भी परिभाषित है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका ये इस 0 0 पॉइंट पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इसी तरह हम तीसरा भी डिफाइन कर सकते हैं। प्रमेय नंबर 5 में अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शनों का बीजगणितीय नियम यहाँ पर दिखाया गया है, बताया गया है, जो कि आपका ये 2 डायमेंशन फंक्शंस के बराबर की तरह ही है कि अगर f और g आपके कॉन्टिन्यूअस है तो f प्लस माइनस g भी कॉन्टिन्यूअस होंगे। किसी पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से फंक्शन पे मल्टीप्लाई कर देने पर उसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं होती, और अगर 2 फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन भी कॉन्टिन्यूअस होता है, और 2 फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका डिवीजन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। बस ये कंडीशन है कि g ऑफ a की वैल्यू अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करें तो g ऑफ a की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब यहाँ पर किसी डिफरेंट पॉइंट पर आपका कॉन्टिन्यूटी चेक करने की बात की जा रही है कि अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, एक एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि क्या है। एफ ऑफ एक्स वाई 7xy प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, और कंडीशन दे रखी है कि एक्स वाई नॉट 0 के बराबर, यहाँ पर किसी भी वेरिएबल पे एक्स वाई आपका 0 0 पॉइंट नहीं दिया गया है, और तब एक्स वाई की वैल्यू अगर 0 पर टेंस करेगी तो वो वैल्यू क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, और अगर एग्जिस्ट कर रही है तो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो वो देखते हैं हम कि एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ये क्या है, एक परिमेय फलन, एक रेशनल फंक्शन है,
तो 0 पर अगर इसकी लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने पर पहले हम इस फंक्शन को, लिमिट की कंडीशंस क्या होती थी, फंक्शन हमारा सरलीकरण उसका करना चाहिए, न्यूमरेटर में जो फंक्शन की घात होगी वो डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, सारे फंक्शंस को जो कट सकते हैं उसको सिंपल कर देना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं वो फंक्शन ऑलरेडी सिंप्लीफाइड करके दे रखा है, यानी हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट में x की वैल्यू 0 करनी है, y की वैल्यू 0 अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि वैल्यू 4 आ रही है, जो टेंस टू 1, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट है कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1 होना चाहिए, यानी x की वैल्यू को आप 1 से रिप्लेस कर रहे हैं और y की वैल्यू को 1 से रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, और सिंपल फंक्शन में x की वैल्यू को y और 1 को 1 से रिप्लेस करने पर भी फंक्शन की वैल्यू 4 आ रही है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा यहाँ पर परिभाषित भी है और f ऑफ ए बी की वैल्यू भी यहाँ पर जो लिमिट फंक्शन है एल के बराबर है। तो यानी सीमा भी डिफाइंड है, एग्जिस्ट कर रहा है, और इस पॉइंट पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस भी है। इसी तरह हम दूसरे एग्जांपल्स को भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम आते हैं इकाई 3 पर, जिसका नाम है प्रथम कोटि के आंशिक अवकलन और अवकलनीयता के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारे फंक्शंस हैं उनका जो 2 डायमेंशन फंक्शन है, 3 डायमेंशन फंक्शंस हैं, उनका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन या फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन और टोटल डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसी इकाई का उद्देश्य वही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि आपका 2 और 3 चरों वाले फलनों का प्रथम कोटि आंशिक अवकलन और आंशिक अवकलन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा इसकी जांच कर पाएंगे, और 2 चरों वाले फलनों के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलन का ज्यामितीय विवेचन कर पाएंगे, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख पाएंगे कि क्या होगा, या निर्णय ले पाएंगे कि 2-3 चरों वाला एक दिया हुआ फलन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो आइए हम एग्जांपल से इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो प्रथम कोटि के आंशिक अवकलन होते क्या है वो चीज देखिए, यहाँ पर उसका आंशिक यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसका फॉर्मूला क्या है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच बी माइनस एफ एक्स वाई अपॉन एच। यहाँ पर एच क्या है, एक बहुत स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होगी, और एच टेंस टू 0 होने पर जो भी यहाँ पर इसकी जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 रिप्रेजेंट कर रहा है ये कि कोई भी जो फंक्शन है एफ जो x और y यहाँ पर 2 फलन लिए गए हैं, अगर वो 2 फलनों पर डिपेंड कर रहा है, 2 फलनों यानी उसका प्रांत यहाँ पर 2D है, तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसका फॉर्मूला यहाँ पर यही दे रखा है। अब अगर किसी पर्टिकुलर 2 पॉइंट पर उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर चेक करनी होगी एफ एक्स ए बी पर, तो एफ एक्स ए बी की वैल्यू क्या होगी, x को हम a से रिप्लेस कर रहे हैं, y को हम b से रिप्लेस करने के बाद इक्वेशन नंबर 4 में उसका रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है आपका कि बेसिक डेफिनेशन ये है। अब परिभाषा के रूप में अब f अगर 2 चरों वाला फलन है x और y का, तो y के सापेक्ष f का आंशिक अवकलन यानी y के रिस्पेक्ट में f का डिफरेंशिएशन एफ वाई एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, यानी इस बार हमें f को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। x आपका n चेंज होगा, जो भी कुछ चेंज होंगे वो y के निर्देशांक में होंगे। तो हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल k अगर इंक्लूड करें तो लिमिट k टेंस टू 0 एफ एक्स वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई अपॉन के होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 5 में ये मिसप्रिंट है, आपका डिनोमिनेटर के होगा यहाँ पर। तो आप इक्वेशन नंबर 4 और 5 को एक साथ यहाँ पर दिखाने का तरीका, मतलब मोटिव यही है कि आप देखिए कि जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो जो भी चेंजेस होंगे वो x में होंगे, y आपका कांस्टेंट रहेगा, और जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे, अवकलन करेंगे, तो y में चेंजेस होंगे, x आपका अनचेंज कांस्टेंट ही रहेगा। तो यही जो नियम मैंने आपको लैंग्वेज में बताया, इसी चीज को हम आगे एग्जाम्पल में देखिए अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले कुछ संकेत देखिए कि आपको उदाहरण नंबर 1 पर आने से पहले कि आंशिक जो अवकलन होते हैं उनका संकेत किस तरह से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप एफ स्मॉल एफ यहाँ पर सफिक्स में एक्स एफ एक्स की तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एफ एक्स का मतलब यही है कि फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम यहाँ पर आंशिक अवकलन कर रहे हैं। डेल एफ अपॉन डेल वाई भी कहते हैं। अगर फंक्शन आपका एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो आपका ये जो डेल है वो डी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट होता था, आपने टोटल डिफरेंशिएशन में देखा होगा। तो टोटल और यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन में यही फर्क है कि वहां का जो डी है वो डेल से रिप्रेजेंट होगा, और ये डेल यही शो करता है कि यहाँ पर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं।
तो आपका जो फंक्शन f आपका डिपेंडेंट फंक्शन है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? स्मॉल x पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो y पर भी रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका रिप्रेजेंटेशन del f अपॉन del x विद रिस्पेक्ट टू x है, del f अपॉन del y विद रिस्पेक्ट टू y होगा। तो यही यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन है। 3 चरों वाले पे, यानी कि अगर फंक्शन आपका 3 चर पे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एंड वाई जेड पे, तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर 7, 8 और 9 इक्वेशंस में यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तीनों का बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो आपने 2D में अभी देखा कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स में चेंजेस होंगे, वाई जेड कॉन्स्टेंट होगा। विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट कर रहेंगे तो एक्स और जेड कॉन्स्टेंट होगा। विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स और वाई कॉन्स्टेंट होगा। यही तीनों नियम हम उदाहरण में भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 1 दिया है, यहाँ पर फंक्शन में क्या है, एक्स और वाई वेरिएबल है, यानी ये 2 चरों पे डिपेंड करने वाला एक फंक्शन हमने लिया है, 2D फंक्शन लिया है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई क्यूब। अब हमें इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू आई वाई निकालना है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि ये आंशिक अवकलज है, लेकिन हमें क्योंकि पता है कि ये फंक्शन यहाँ पर 2 वेरिएबल इंक्लूडेड है, तो ये टोटल डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन ही होगा। तो देखिए पहला आंशिक अवकलन विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालने के लिए ये आपका बेसिक रूल से निकाला गया है। मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि आपने अभी इस बेसिक रूल को डिफाइन करने के लिए क्या कहा कि जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो हम एक्स में चेंजेस करते हैं, वाई को कांस्टेंट रखते हैं। जब हम वाई के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो एक्स को कांस्टेंट रख के वाई में चेंजेस करते हैं। यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन निकालने जा रहे हैं, तो इसका मतलब वाई जहां जहां पर भी होगा वो कांस्टेंट होगा और एक्स का ही डिफरेंशिएशन होगा। तो अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, प्लस एक्स वाई में वाई अगर कांस्टेंट है तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, यानी कि 2x प्लस 1 मुझे 2x प्लस वाई मिला। और वाई क्यूब क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपको फाइनली एफ का आंशिक अवकलन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा, 2x प्लस वाई, जो कि आप देखिए लास्ट लाइन है। इसी तरह यहाँ पर इस स्लाइड में विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं लिखा हुआ है, पर मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी कि हम इस बार एक्स को कांस्टेंट लेंगे और वाई का डिफरेंशिएशन, वाई का अवकलन करने जा रहे हैं। तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3y स्क्वायर प्लस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वाई, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो कि यहाँ कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम 0 लेते हैं, तो y के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन क्या होगा, 3y स्क्वायर प्लस एक्स। तो यही इसका आंसर है। यहाँ पर और भी उदाहरण दे रखे हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है, इस बार वो 3 वेरिएबल को डिफाइन कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 वेरिएबल डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इस फंक्शन का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है आंशिक अवकलन क्या है, और बिंदु -1, 0, 2 पर भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका अवकलन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। निकालने के बाद x को -1 से, y को 0 से और z को अगर इंक्लूड होगा तो 2 से रिप्लेस कर देंगे। 3 चरों वाले फलों का भी आंशिक अवकलन, अभी आपने देखा कि नियम यही है कि अगर आंशिक अवकलन निकालना है तो जब विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो y z हमारा कांस्टेंट होगा। तो इस फंक्शन में अगर आप देखें बेसिक जो कॉन्सेप्ट रूल है वो यहाँ पर आपको स्लाइड में दिख रहा है। मैं व्यवहारिक आपको बता रही हूँ कि डायरेक्ट हम कैसे करेंगे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो 2x होगा। y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का, x का इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम करने जाएंगे तो y स्क्वायर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है x के डिफरेंशिएशन में। तो यानी हमारा आंशिक डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन विद रिस्पेक्ट टू x हमारा 2x मिला। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू y हमें सिर्फ 2y मिलेगा, विद रिस्पेक्ट टू z हमें 2z मिलेगा, और इसकी वैल्यू अगर हम रखेंगे, हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा जा रहा है, तो वो -2, 0 और 4 होगी, जो कि इस स्लाइड में आपको देखिए कोइंसाइड कर रही है कि वही वैल्यू है। तो नियम यही है कि वही समराइज करके इस स्लाइड में आपको दिया गया है कि 2 चरों वाले फलन का आंशिक अवकलन ज्ञात करने के लिए जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। 3 चरों वाले फलन में हम क्या करेंगे, जब हम x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो y z को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, जब y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो हमारा x और z को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, और जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और y को कांस्टेंट मानकर ही चलेंगे।
अब उदाहरण नंबर 7 यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है कि आपको एक फंक्शन दे रखा है, नया जेड फंक्शन, जो कि आपका एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है और हमें इसके आंशिक अवकलन के बारे में निकालना है। तो यहाँ पर जेड जो इंक्लूड किया गया है वो वेरिएबल, वो फंक्शन एफ को रिप्लेस करके इंक्लूड करा गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस जेड फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 वेरिएबल पे। तो ये हमारा हमें सोचना है कि ये 2 डायमेंशन फंक्शन है या 3 डायमेंशन। तो यहाँ पर जो वेरिएबल जेड है वो एक्स और वाई पे रिप्रेजेंट कर रहा है। इस जेड का डिफरेंशिएशन जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वाई कांस्टेंट होगा, और जब इस जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जेड वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो एक्स हमारा कांस्टेंट होगा। तो हम डायरेक्ट देखते हैं कि वो वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यानी कि वाई कांस्टेंट है तो 3x स्क्वायर माइनस 8x वाई स्क्वायर एज इट इज वैसे ही रहेगा और 8y स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो x कांस्टेंट होगा, यानी x क्यूब पर डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4x स्क्वायर एज इट इज ये कांस्टेंट है, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x जो कि मल्टीप्लाई होके माइनस 8x स्क्वायर y आएगा, प्लस 8y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 16y। ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में z का जो डिफरेंशिएशन होगा, आंशिक डिफरेंशिएशन होगा, वो डेल z बाई डेल y से रिप्रेजेंट करेंगे और वैल्यू होगी माइनस 8y स्क्वायर 8x स्क्वायर y प्लस 16y। इसी तरह हम सेकेंड और थर्ड का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब हम सातत्य और आंशिक अवकलन के बीच में आपस में क्या रिलेशन है ये देखने जा रहे हैं कि कॉन्टिन्यूटी और आंशिक पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसमें आपस में क्या रिलेशन है। तो अगर किसी फलन एक्स वाई के दोनों आंशिक अवकलनों का अस्तित्व होगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन क्या है, हमारे जो भी फंक्शन है अगर एफ एक्स एंड वाई दोनों पे रिप्रेजेंट कर रहा है तो दोनों अवकलन हमें यहाँ पर देखने होंगे, चेक करने होंगे। वन डायमेंशन में क्या होता था कि हम एक ही फंक्शन पे एक एक्स ही वेरिएबल होता था तो डी बाई डी एक्स हम निकालते थे और चेक करते थे कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। क्योंकि यहाँ पर दो अवकलन एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर फंक्शन दो वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमें दोनों निकालने होंगे और चेक करना होगा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कहेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो इसका कुछ एग्जांपल आप उदाहरण नंबर 11 पर देखिए। यहाँ पर इस फंक्शन का एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन हम निकाला गया, वाई के रिस्पेक्ट में निकाला गया, दोनों ही 0 0 आ रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अब हम 0 0 पर फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहे हैं तो वो हम देख रहे हैं कि वो 0 0 पर इस फलन बिंदु पर ये संतत नहीं है। अवकलन तो एग्जिस्ट कर रहा है इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस जो फंक्शन है ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। आप 0 0, तो बेसिक जो नियम यही था, लिमिट का ही आप यहाँ पर हम अवकलन की बात कर रहे हैं। जो बेसिक प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर नहीं भूलनी है कि लिमिट, सबसे पहले फंक्शन पर लिमिट डिफाइंड होती है, फिर उस पर हम कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करते हैं और उसके ऊपर फिर हम उसका डिफरेंशिएशन डिफाइन करते हैं। तो ये आपस में एक चेन है। अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो पर्टिकुलर 0 0 पर ये पॉइंट, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब इसी तरह आप सेकंड 2 डायमेंशन से रियल लाइन आर पर डिफाइन पे डिफाइंड फलनों की यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पर देखिए नियमता 3 यहाँ पर नियम दे रखे हैं कि हमें क्या क्या चीजें चेक करनी होंगी। तो उसका नियम दे रखा है कि अगर फंक्शन a प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी की वैल्यू ए एच प्लस बी के और एच फाई एच के प्लस के साई एच के हो, जहां पर एच की वैल्यू, एच और के की वैल्यू, साई की वैल्यू, फाई की वैल्यू इस तरह से डिफाइंड है अगर, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा अवकलनीय है, अदरवाइज फंक्शन हमारा अवकलनीय नहीं होगा। प्रमेय के रूप में अवकलनीय और कॉन्टिन्यूटी को यहाँ पर डिफाइन किया गया कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन हमारा अवकलनीय होगा। अगर अवकलनीय है तभी हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, नहीं तो वो फंक्शन नहीं होगा। मान लीजिए कोई एफ किसी बिंदु ए बी के प्रतिवेश एन में परिभाषित एक वास्तविक मान का फलन है, तो ए बी पर अवकलनीय है, इसके साथ साथ अगर वो एफ पर अवकलनीय भी है तो फंक्शन हमारा आंशिक अवकलन, उसका आंशिक अवकलन भी हमारा डिफाइन एक्सप्लेन किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि ये भी एग्जिस्ट करेगा अगर ये हमारा फंक्शन हमारा वास्तविक मान फलन हो और अवकलनीय हो। तो
इसी तरह परिभाषा थ्री क्या कहला रही है कि मान लीजिए फंक्शन हमारा किसी पर्टिकुलर ए बी के एक प्रतिवेश में परिभाषित है कि वास्तविक फलन हो और ए बी पर हमारा फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी हो, तो टी एच के एक नया यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया गया है द्वारा परिभाषित एक रैखिक फलन, एक नया फंक्शन हम अगर टी फंक्शन डिफाइन करें R टू R पर, तो एफ का अवकलन इसका हम इसको कहेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है वो एफ का अवकलन एफ का डिफरेंशिएबल है। इसको हम रिप्रेजेंटेशन में डी ऑफ एफ ऑफ ए बी भी कह सकते हैं, जो नया फंक्शन हमने यहाँ पर टी डिफाइन किया। और इस टी की पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगी, टी ऑफ एच के की वैल्यू एच एफ एक्स ए बी प्लस के एफ वाई ए बी ही होगी यहाँ पर। तो प्रमेय नंबर 6 में इसको ही समराइज किया गया है कि ए बी के एक प्रतिवेश में परिभाषित एफ एक वास्तविक फलन इस प्रकार है कि ए बी एफ एक्स पर ए बी पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है और एफ वाई का अस्तित्व है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो फंक्शन हमारा अवकलनीय होगा। तो इसी तरह कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन को भी डिफाइन किया गया है और ये भी नियम बताया गया है कि फंक्शन अगर हमारा कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पर पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो इस यूनिट का सारांश यही है कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद किसी भी जो फंक्शन होगा जो Rn से R पे यहाँ पे 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन फिक्स कर दिया गया है n की वैल्यू, इसके प्रथम कोटि के आंशिक अवकलनों को हम परिभाषित कर सकते हैं। किसी बिंदु पर प्रथम कोटि के आंशिक अवकलनों के अस्तित्व को सिद्ध करने तथा उसके मान के ज्ञात करने की जो विधियां हैं इस यूनिट में दी गई हुई हैं। इस एक फलन अगर आपका n से R में डिफाइन किया गया है जहां पर n की वैल्यू 2 और 3 हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन फिक्स कर दें, तो इसकी अवकलनीयता कब कब होगी कब नहीं होगी इसके बारे में डिफाइन किया गया है। इस फलन के आंशिक अवकलनों और अवकलनीयता और इसके कॉन्टिन्यूटी में आपस में क्या रिलेशन है इसके बारे में आज हमने चर्चा की।